नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां की उस जटिल भू राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। तो वहाँ व्यापारिक जहाज़ों पर जो हालिया हमले हुए हैं उनका ईरान की आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से क्या कनेक्शन है, ये समझना आज का हमारा मुख्य मकसद है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। कल्पना कीजिए कि किसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस आगे बढ़ने का हरा सिग्नल दे दे। ठीक है। लेकिन जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ें, अचानक कोई और उन पर पत्थर फेंकने लगे या गोलियां बरसाने लगे। हॉर्मुज़ में इस वक्त एकदम ऐसा ही हो रहा है। ये तुलना काफी सटीक है क्योंकि अगर हम कूटनीतिक स्तर पर देखें तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने की आधिकारिक अनुमति दे दी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया गया। पर धोखा हुआ। मैंने पढ़ा था कि इसमें 2 भारतीय जहाजों पर भी गनफायर हुआ था। जी बिल्कुल, 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई। अब गनीमत बस ये रही कि उनकी सिर्फ खिड़कियां टूटी, मतलब कोई हताहत नहीं हुआ। शुक्र है। हाँ, लेकिन खौफ का असर इतना ज्यादा था कि लगभग 13 जहाजों को वहां से पीछे हटना पड़ा। उस पूरी अफरा तफरी के बीच सिर्फ एक जहाज किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल सका। सिर्फ एक जहाज? हाँ, और वो भी 2 मिलियन बैरल इराकी कच्चा तेल ले जा रहा था। बस वही बचकर निकल पाया। यार, यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये है कि मतलब जब विदेश मंत्रालय खुद ग्रीन सिग्नल दे रहा है तो जाहिर है कि ईरान के भीतर कोई और ही ताकत है जो समानांतर रूप से फैसले ले रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इससे तो ऐसा लगता है कि जो नागरिक सरकार कूटनीतिक वादे कर रही है उसके हाथ में जमीनी या समुद्री नियंत्रण है ही नहीं। यही असल मुद्दा है। इस विरोधाभास की जड़ें ईरान के सत्ता ढांचे में बहुत गहरी हैं। बाहर से एक चुनी हुई सरकार दिखती है, लेकिन असल नियंत्रण IRGC के पास है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। जी, IRGC। ये कोई आम सेना नहीं है, बल्कि ये स्टेट के अंदर एक स्टेट है। इनका अपना एक स्वतंत्र आर्थिक साम्राज्य है। और सबसे अहम बात यह है कि इनकी अपनी एक अलग नौसेना है जो एसिमेट्रिक युद्ध, मतलब जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, उसमें माहिर है। और ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं ना? बिल्कुल, IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, इसलिए वे नागरिक सरकार के आदेशों को बहुत आसानी से दरकिनार कर सकते हैं। उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछने की जरूरत नहीं है। तो इस ढांचे को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि IRGC कोई भी कदम बिना किसी बड़ी रणनीति के नहीं उठाती। मैं सोच रहा था कि ट्रंप प्रशासन के समय ईरानी जहाजों पर जो कड़ा ब्लॉकेड लगाया गया था, हाँ बिल्कुल, क्या हॉर्मुज़ में हो रही ये गोलाबारी उसी का एक सीधा काउंटर अटैक है? हाँ, ये उसी का जवाब है। मतलब ईरान की रणनीति है कि अगर हमारे जहाज यहां से नहीं गुजर सकते तो हम किसी को नहीं गुजरने देंगे। एकदम सही। ट्रंप के ब्लॉकेट के जवाब में ईरान हॉर्मुज़ को एक भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। IRGC जानती है कि हॉर्मुज़ दुनिया के तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण और संकरा रास्ता है। हाँ, चोक पॉइंट है एक तरह का। बिल्कुल। तो जब वे इस रास्ते पर हमला करके तेल की आपूर्ति रोकते हैं तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें उछलती हैं। और फिर तेल आयात करने वाले देश पैनिक करने लगते हैं। हाँ, और यही ईरान चाहता है। वो देश घबराकर अमेरिका पर शांति के लिए या प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव डालेंगे। और यही दबाव भारत जैसे देशों तक भी पहुंच रहा है, क्योंकि हम तो अपना 80 से 90% तेल आयात ही करते हैं। इसी के चलते भारत ने काफी सख्त कदम उठाया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली में ईरानी राजदूत को तलब किया गया है। और कूटनीति में किसी राजदूत को समन करना कोई छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये एक औपचारिक चेतावनी है। इसे संबंधों में एस्केलेशन या टकराव के ठीक एक कदम पहले की कूटनीतिक कार्रवाई माना जाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि व्यापारिक हितों पर यह खतरा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी तो आई है, वो अमेरिका वाला फैसला। हाँ, ईंधन संकट और महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने रूसी तेल पर भारत को जो छूट यानी वेवर मिलता था उसे 16 मई तक बढ़ा दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एक तरफ हॉर्मुज़ संकट से तेल के दाम बढ़ें और दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में अचानक और तेल की मांग करने लगे। मतलब ये वेवर भारत को अमेरिकी डॉलर के प्रतिबंधों से बचाकर
सस्ते रूसी तेल को आयात करने की छूट देता है, बिल्कुल। जिससे मिडल ईस्ट से होने वाले नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो सकती है। ये दिखाता है कि कैसे एक संकरे समुद्री रास्ते की घटना वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और नई दिल्ली तक की नीतियां बदल देती है। सही कहा। इस पूरी भू राजनीतिक बिसात से एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। कौन सा? यही कि कैसे कुछ खास समुद्री चोक पॉइंट्स का भूगोल दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को पंगु बना सकता है। जब तक विश्व अर्थव्यवस्था इन भौगोलिक बाधाओं पर निर्भर रहेगी, तब तक किसी भी देश की नौसेना चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक छोटी सी भौगोलिक संरचना वैश्विक राजनीति की दिशा तय करती रहेगी। बिल्कुल। इसी बात पर एक काफी दिलचस्प विचार आता है। इस पूरे क्षेत्र का भूगोल ही इसकी जटिल राजनीति तय करता है। ये सोचने वाली बात है कि खाड़ी का ऐसा कौन सा देश है जो ईरान के साथ समुद्री सीमा तो साझा करता है, लेकिन जमीनी सीमा नहीं। ये काफी दिलचस्प सवाल है। ये भौगोलिक संरचना भविष्य के वैश्विक व्यापार और संघर्षों को कैसे आकार देगी, ये सोचना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस पे विचार होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।